अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम से रिलेटेड है, यानी किस तरह स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम ड्रा करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने आखिर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फार्मूले भी देखे थे पहले लेक्चर में। तो सबसे पहला फार्मूला है ES का, यानी स्ट्रेन इन स्टील। तो वो उसका फार्मूला है EU-D-C/C। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी यूज़ होगा। और फिर हम लोग देखते थे कि स्टील ईल्ड कर रहा है या नहीं। यानी ईल्डिंग का मतलब ये है कि अगर स्टील का ईल्ड स्ट्रेस Fy से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो इसका मतलब है वो स्टील लोड बेयर कर रहा है या लोड ले रहा है। तो ईल्डिंग का यह मतलब है। तो ये चेक करेंगे Fs इज इक्वल टू ES इंटू D-C/C। अगर ये Fy से ग्रेटर या इक्वल आया तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टील हम लोगों ने प्रोवाइड की है वो यील्डिंग कर रहा है। अगर ये कम आ रही थी Fy से, तो इसका मतलब है वो स्टील यील्ड नहीं कर रहा। तो ये जो EU है और ES है और Fs है, ये हम लोग सिर्फ टेंसाइल स्टील के लिए यूज़ करेंगे। फिर कंप्रेशन स्टील के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये दो इक्वेशन ES' इज इक्वल टू EU-C-D' ये फार्मूला यूज़ करेंगे। Fs के लिए यानी यील्डिंग के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। Fs' इज इक्वल टू EU-ES-C-D'/C ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर Fy की वैल्यू से F' की वैल्यू Fy से ज़्यादा या उसके बराबर आई तो इसका मतलब है वो स्टील यील्ड कर रहा है। अगर कम आई तो इसका मतलब है यील्ड नहीं कर रहा है। फिर हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू आई। अगर कम वैल्यू आई तो वही कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा आई तो सिर्फ सिंपली Fy की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये कंप्रेशन स्टील के लिए है, ये टेंसाइल स्टील के लिए है। और फिर एक है बैलेंस कंडीशन के लिए। बैलेंस कंडीशन के लिए C का फार्मूला है DEU/EU प्लस EY। EU क्या है, स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, और EY क्या है, स्ट्रेन ऑफ स्टील, जो के बराबर है कि किसी भी स्टील में का स्ट्रेन किस तरह मालूम करते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू Fy यानी स्ट्रेस, यानी जो यील्ड स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से करेंगे। हर स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 29,000 KSI होता है। तो Fy क्या है, 60 ग्रेड है, तो इसका मतलब है 60,000 PSI या 60 KSI। तो वही वहाँ से EY की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये बैलेंस कंडीशन के लिए है। तो स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम में हम लोगों ने 3 वैल्यू ड्रा करनी है, यानी कंप्रेशन फेलियर के लिए B वैल्यू PN और MN की वैल्यू मालूम करनी है। फिर बैलेंस कंडीशन के लिए BP और M की वैल्यू मालूम करनी है। P और N का मतलब ये कि एक्सियल लोड और मोमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। फिर टेंशन जोन के लिए या टेंशन फेलियर के लिए BP और M की वैल्यू मालूम करनी है। स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम बेसिकली होता है मोमेंट और एक्सियल लोड के दरमियान होता है। तो मोमेंट X एक्सिस पे होता है और एक्सियल लोड Y एक्सिस पे होता है। तो सबसे पहले हमें CB की वैल्यू यानी बैलेंस कंडीशन में PN और MN की वैल्यू क्या है वही हम लोगों ने प्लॉट करना है डायग्राम में। और टेंशन फेलियर के लिए P और M की वैल्यू ड्रा करनी, कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर कंप्रेशन फेलियर के लिए भी हम लोगों ने वैल्यू ड्रा करनी है। फिर इन सब को मिलाना है तो इस तरह कुछ डायग्राम मिल जाएगा। तो इस डायग्राम को स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी मतलब है सेंटर से जितना भी फासला है जहाँ पे लोड लग रहा है, इस फासले को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो हम लोगों ने वही समझा कि इसेंट्रिसिटी क्या है। फिर स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम में इसेंट्रिसिटी का क्या ताल्लुक है, तो वो ये है कि फॉर लार्ज इसेंट्रिसिटी फेलियर प्रोड्यूस होगा या इनिशिएट होगा टेंशन स्टील के फेलियर की वजह से, जिसका मतलब है कि Fs Fy के बराबर होगा और ES ग्रेटर देन होगा EU से,
यानी सबसे पहले फेल होगा, स्टिल फेल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब इसेंट्रिसिटी ज़्यादा हो तो फेलियर होगा, टेंशन फेलियर होगा। बस ये याद रखना, अगर इसेंट्रिसिटी ज़्यादा हो तो फेलियर, टेंशन फेलियर होगा। तो फिर दूसरा क्या, अगर स्मॉल इसेंट्रिसिटी हो तो जो फेलियर है वो कंप्रेशन फेलियर है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि कौन सा फेलियर होगा। हर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें कुछ न कुछ पी एन और एम एन की वैल्यू देगी। यानी अगर कुछ इसेंट्रिसिटी हो कहीं पे भी, तो अगर ये ई है तो ई का फार्मूला वैसे क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे एम को लोड से। यानी ई की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ एम की वैल्यू भी देगी और पी की वैल्यू भी देगी। तो इसका मतलब है कि इसेंट्रिसिटी ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट पे या कोऑर्डिनेट का तक जो फासला है उसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इसेंट्रिसिटी दो चीज़ें कंटेन करता है, एक है मोमेंट और दूसरा है लोड। यानी हर इसेंट्रिसिटी हमें मोमेंट और लोड की वैल्यू देगी, चाहे वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हो तो वो मुख्तलिफ ही एम और पी की वैल्यू देगी। तो इसका मतलब ये है कि इसेंट्रिसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगी। कैलकुलेशन में ये बहुत ही यूज़ होगा। जिस तरह मैंने पहले समझाया कि स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम होता है लोड और मोमेंट के दरमियान, एक्स एक्सिस पे मोमेंट होता है और वाई एक्सिस पे लोड होता है। तो इनके दरमियान जो डायग्राम है वो स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कहलाता है। तो यहाँ पे लोड लग रहा है तो लोड की वजह से कुछ मोमेंट प्रोड्यूस होगा और मोमेंट और वहाँ पे इसेंट्रिसिटी भी मौजूद होगी। तो हर इसेंट्रिसिटी हमें दो चीज़ें देगी, एक लोड और दूसरा मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर इसको स्टील का चेक करना है कि वो इल करा या नहीं। यानी जो फार्मूला हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़े वही फिर यूज़ करेंगे, फिर स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पी बी और एम बी की वैल्यू मालूम करनी है। पी बी और एम बी का मतलब है कि बैलेंस कंडीशन के लिए या बैलेंस फेलियर के लिए पी की वैल्यू क्या होना चाहिए और एम की वैल्यू क्या होना चाहिए। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह है, वैल्यूज़ किस तरह है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या है, तो वो तो मुख्तलिफ ही होगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पी बी और एम बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पे मैंने पी और एम बी की वैल्यू यानी यहाँ पे फ़र्ज करें यहाँ पे बैलेंस कंडीशन आ गई, बैलेंस फेलियर आ गई। तो अगर मैं सी की वैल्यू फ़र्ज करें मुझे 7 मिली, तो अगर मैं सी की वैल्यू कम करूं तो फेलियर कौन सा होगा, अगर मैं सी की वैल्यू ज़्यादा कर दूं तो फेलियर कौन सा होगा। ये जो फेलियर का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सारे डिपेंड करता है सी पे। यानी न्यूट्रल एक्सिस को हमें अगर ज़्यादा करना और जो भी बैलेंस से अगर ज़्यादा करूँ तो कौन सा फेलियर होगा, अगर मैं कम कर दूँ तो कौन सा फेलियर होगा। अगर मैं सी की वैल्यू सी बी यानी बैलेंस से कम कर दूँ तो इसका मतलब है जो फेलियर होगा या जो पी और एम के जो पार्ट्स मिलेंगे वो इस जोन में मिलेंगे, तो वो जोन कहलाएगा टेंशन फेलियर जोन होगा। अगर सी की वैल्यू 7 से ग्रेटर हो तो इसका मतलब है वो हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट देगा इस रीजन में, तो इस रीजन को कंप्रेशन फेलियर रीजन कहते हैं। फिर जो भी पी और एम यानी एक्सियल लोड और मोमेंट की जो भी वैल्यूज आई टेंशन फेलियर में, बैलेंस पॉइंट पे और कंप्रेशन फेलियर में, तो इन सब को मैंने यानी मिलाना है। तो मिलाने के बाद जो भी डायग्राम बनता है उसको स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं। इसेंट्रिसिटी बैलेंस यानी सेंटर ओरिजिन से लेकर या फिर जो भी पी और एम का जो पॉइंट है वहाँ तक डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी फॉर बैलेंस के लिए कर रहे हैं। तो बैलेंस के लिए क्या होगा, एम बी डिवाइडेड बाई पी बी होगा, ये फार्मूला होगा। फिर यहाँ पे भी जो पॉइंट है वहाँ पे एम डिवाइडेड बाई जो भी मोमेंट की वैल्यू है और जो भी यहाँ पे लोड की वैल्यू है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें ये इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। फिर टेंशन के लिए भी सेम इसी तरह है। तो ये स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो एक्सियल लोड है, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या होगी, यहाँ पे अगर आप देखिए
तो इसेंट्रिसिटी 0 के बराबर होगी। जब इसेंट्रिसिटी 0 के बराबर होगी तब लोड किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसमें उस कंडीशन में हम लोग टोटल एरिया लेते हैं, तो वो भी आएगा इस क्वेश्चन में। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का डिटेलिंग ये है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बाई 20 इंचज़, यानी ये कॉलम का डिटेलिंग है। 12 बाई 20 इंचज़ का एक कॉलम है, रेनफोर्स विद 4 नंबर 9 बार। तो इसका मतलब है कि 4 नंबर बार है, यानी एक बार ये है मेन बार, एक ये। तो हर कोने में एक बार है, तो 4 कोने, तो 4 बार लगेंगे। 9 नंबर बार का एरिया 1 इंच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे एरिया भी मेंशन है कि एरिया 1 इंच स्क्वायर है। ईच वन ऑफ द कॉर्नर इज आर शोन, यानी हर कॉर्नर में ईच वन, यानी एक हर कॉर्नर में एक स्टील है। तो ये लफ्ज़ को देखिए, फिर ये इसका यूज़ भी होगा तो बाद में। तो द कंक्रीट स्ट्रेंथ कितना है, 4000 PSI है। यील्ड स्ट्रेंथ 60 PSI है। सबसे पहले हम लोगों को कह रहा है कि ए डिटरमाइन द लोड, यानी PB और MB मालूम करें। तो इसका मतलब है बैलेंस फेलियर पे जो लोड आ रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर EB भी कैलकुलेट करना है। EB का मतलब है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ बैलेंस फेलियर, तो वो भी, या बैलेंस पॉइंट, वो भी कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा कह रहा है इसी क्वेश्चन में, द लोड एट द मोमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन टेंशन फेलियर, यानी टेंशन फेलियर में भी हम लोगों ने P और M की वैल्यू मालूम करना है। यानी और तीसरा कह रहा है सी द लोड एंड मोमेंट रिप्रेजेंट इन कंप्रेशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर में भी हम लोगों ने लोड और मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अगर न भी कहा होता तो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। अगर ये सिर्फ कहा हो कि ड्रा द स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम और कुछ डिटेलिंग दी गई है, तो अगर ये ना कहा हो कि कंप्रेशन फेलियर पे मोमेंट और लोड की वैल्यू मालूम करें और टेंशन फेलियर पे लोड और मोमेंट की वैल्यू मालूम करें, तब भी हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। ये तो इस क्वेश्चन में मेंशन है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, कि ये सिर्फ मेंशन था कि स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम ड्रा करें, तो उसके लिए 3 या 4 पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, P और M की वैल्यू मालूम करनी है एट बैलेंस फेलियर पे, और दूसरा कंप्रेशन फेलियर, और तीसरा टेंशन फेलियर, और फोर्थ पॉइंट जब E 0 हो, इसेंट्रिसिटी 0 हो, तब लोड की वैल्यू क्या होगी। यानी 4 चीज़ें हम लोगों को चाहिए स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम को ड्रा करने के लिए। तो अगर ये डिटेलिंग, यानी ये इस तरह पूछा है कि ABC के फॉर्म में पूछा, अगर ये पूछा भी ना होता तब भी हम लोग यही कैलकुलेशन करते हैं। तो D क्या है, द एक्सियल लोड स्ट्रेंथ एट 0 इन इसेंट्रिसिटी, यानी जहाँ पे, यानी एक स्ट्रेंथ डायग्राम, स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 0 है, यहाँ पे यानी Y एक्सिस पे E की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सियल लोड की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये D पार्ट में ये कह रहा है। फिर सिर्फ E पार्ट में कह रहा है कि स्केच द स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम फॉर दिस कॉलम। हम लोगों ने डायग्राम बनाना है इस कॉलम का जो डिटेलिंग दी गई है इस डायग्राम के मुताबिक। फिर F में कह रहा है कि ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स बेस्ड ऑन SI कोड डिज़ाइन स्पेसिंग हम लोगों ने मालूम करना है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का। तो यहाँ पे सिर्फ कहा है डिज़ाइन ट्रांसफ़र रीइंफोर्समेंट, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने स्टिरअप जो प्रोवाइड करना है उसका स्पेसिंग भी हम लोगों ने मालूम करना है। यानी जो ये कॉलम है इस तरह के जो बार्स लग रहे हैं उसको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ये इनके दरमियान सेंटर स्पेसिंग मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम दिया गया है, डायमेंशन दिए गए हैं, लेंथ और विड्थ वैल्यू दी गई है। 12 और 20 का इंचेस का कॉलम है और अपर फाइबर से लेकर मेन स्टील के सेंटर तक डिस्टेंस 2.5 इंचेस है और लोड किसी इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है। ये जो कंप्रेशन स्टील है वो उसको मैं ASD से रिप्रेजेंट करता हूँ और टेंशन स्टील को मैं AS से रिप्रेजेंट करता हूँ। इससे पहले लेक्चर को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने समझाया कि इसेंट्रिक कॉलम यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से कुछ फासले पे लोड लग रहा है, उसको मैंने PN से रिप्रेजेंट किया। तो इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए 3 चीज़ें और दरकार होती हैं। एक है कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स, दूसरा है कंप्रेसिव फोर्स ऑफ स्टील और तीसरा यहाँ पे टेंसाइल जो फोर्स है
ऑफ स्टील है वो भी दरकार होती है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो वही इक्वेशनें वगैरह वो भी उसी लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि वो किस तरह डिराइव हुई है, तो वो यूज़ होगी। तो यहाँ लास्ट लेक्चर का भी कुछ ऐसा यूज़ होगा। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करना है इस कॉलम के लिए। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने स्ट्रेन डायग्राम के बारे में कुछ पढ़ा। तो स्ट्रेन डायग्राम क्या था कि लोड कुछ यहाँ पे लग रहा है, तो इस वजह से स्ट्रेन अजम्पशन यूज़ करेंगे कि स्ट्रेन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोगों ने ये स्ट्रेन डायग्राम बनाया। फिर यहाँ पे EU की वैल्यू क्या है, कंक्रीट का स्ट्रेन 0.003 और ES डैश यानी स्टील का जो स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, तो ES डैश को मैंने रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे अपर फाइबर से लेकर सेंटर ऑफ मेन स्टील के दरमियान जो फासला है वो 2.5 इंचज़ है, क्वेश्चन में गिवन है। और D की वैल्यू क्या होगी, टोटल 20 है, तो 20 से मैं अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो मुझे इस स्टील के सेंटर से लेकर यहाँ पर फाइबर तक वैल्यू मिल जाएगी जो कि D के बराबर है। तो वो कितना होगी, 17.5 इंचज़ के बराबर होगी। फिर यहाँ पे भी स्टील तो होता है कि क्योंकि ये हिस्सा जब टेंशन में कंप्रेशन में हो तो ये हिस्सा टेंशन में होगा, तो इसका भी कुछ कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स होगा। तो इसका स्टील स्ट्रेन क्या होगा, ES के बराबर होगा। यहाँ पे कंक्रीट भी मौजूद है, कंक्रीट का जो टेंशन है वो हम लोग निगलेक्ट करते हैं। और जहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू 0 है उस पॉइंट को अपर फाइबर से लेकर जो भी फासला है उसको मैंने C से रिप्रेजेंट किया, यानी न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। तो इसमें अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कुछ डिटेलिंग दी गई थी वो हम लोगों ने कवर की। अभी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में मेंशन है A पार्ट पे कि डिटरमाइन द P और MB की वैल्यू मालूम करें। तो PB और MB की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें CB की वैल्यू पहले मालूम करनी चाहिए। तो CB का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा, यानी लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा। तो CB का फार्मूला यूज़ होगा CB इज इक्वल टू DEU डिवाइडेड बाई EU प्लस EY। EY क्या है, स्टील स्ट्रेन है। तो EY किस तरह फिर फाइंड करते हैं, EY सिंपली जो हुक्स लॉ है उसके मुताबिक ये FY डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। FY की वैल्यू है 60 ग्रेड, तो 60,000 या 60 KSI डिवाइडेड बाई 29,000 KSI। इन दोनों को डिवाइड करने से हमें EY की वैल्यू मिलेगी। तो इस फार्मूले में तो सिंपली ये है कि न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोगों को यानी स्टील का जो स्ट्रेन कंक्रीट का स्ट्रेन है वो 0.003 है, ये हम लोगों को मालूम है। EY की वैल्यू क्या है, वही इस जो मैंने पहले समझाया कि हुक लॉ यूज़ किया, ES 60 डिवाइडेड बाई यानी ग्रेड्स ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिवाइड किया, तो मुझे वैल्यू मिल गई स्टील स्ट्रेन का 0.0021 मिल गई। फिर मैंने वही फार्मूला यूज़ करना है कि CB इज इक्वल टू D इंटू EU डिवाइडेड बाई EU प्लस EY। तो इन दोनों को मैंने डायरेक्ट जमा भी किया और फिर डिवाइड करने के बाद मुझे CB की वैल्यू यानी न्यूट्रल एक्सिस में CB अगर बैलेंस फेलियर हो तो CB की वैल्यू 10.3 इंच होगी। फिर यहाँ पे मैंने स्ट्रेस ब्लॉक का डेप्थ मालूम करना है, यानी विट्रिनी जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसका डेप्थ किस तरह मालूम करते हैं, वो भी एक सिंपल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि A इज़ इक्वल टू बीटा C, यानी डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक इज इक्वल टू बीटा एक फैक्टर यूज़ होता है और C न्यूट्रल एक्सिस का जो भी फासला है अपर फाइबर से लेकर या साइड फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो भी फासला है ये बैलेंस के लेकर है, तो यहाँ पे CB आएगा जिसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम की है। तो A इज़ इक्वल टू 0.85, ये जो फैक्टर है बीटा, अगर F डैश यानी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4000 से लेस हो तो C की वैल्यू 4000 हो या 4000 से लेस हो PSI, तो C बीटा की वैल्यू 0.85 यूज़ होगी। अगर F डैश C की वैल्यू 5000 PSI थी तो बीटा की वैल्यू 0.8 यूज़ होगी। फिर अनवर्ड भी इसी तरह उसका एक इक्वेशन है, उससे बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी।
तो यहाँ पे मैंने बीटा की वैल्यू 0.85 यूज़ की क्योंकि एफ डेट सी की वैल्यू 4000 psi है, तो इसलिए 0.85 आया। फिर इसको मैंने सी से मल्टीप्लाई किया। सी कितना आया बैलेंस फेलियर के लिए 10.3, तो मैंने यहाँ पे 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10.3, तो मुझे एक वैल्यू मिल गई 8.676 इंच। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक की वैल्यू मिल गई, यानी ये कौन सा बैलेंस फेलियर के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस फेलियर में हम लोगों ने चेक भी करना है कि कंप्रेशन स्टील ईल्ड कर रहा है या नहीं, यानी ये बहुत लाजमी है। हम लोगों ने देखना है कि जो कंप्रेशन में हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड की क्या वो ईल्ड कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए लेक्चर के स्टार्ट में हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े, तो वो ये यूज़ हो रहा है। तो एफ डैश एस इज इक्वल टू ई यू इंटू ई यू का मतलब स्टील स्ट्रेन और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई डी। तो ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये याद रखना किस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा था लेक्चर के स्टार्ट में, तो ये फार्मूले सारे यूज़ हो रहे, तो उसको बहुत गौर से देखना। तो 0.003 वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करूँगा, तो 0.003 मल्टीप्लाई बाई 29,000 10.3 जो कि सी की वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने मालूम की, और माइनस डी डैश की वैल्यू ये है कि यहाँ से लेकर स्टील के सेंटर तक जो भी फासला है, यानी अपर फाइबर से लेकर स्टील के सेंटर तक जो फासला है वो 2.5 इंचेस है डिवाइडेड बाई सी, तो 10.3 से मैंने डिवाइड किया, तो मुझे एफ एस डैश की वैल्यू 6.59 मिल गई, जो कि ग्रेटर है ग्रेड ऑफ स्टील ग्रेड से। तो मैं इससे मुझे पता चला कि जो स्टील है वो ईल्ड कर रहा है। तो मैंने अभी यहाँ तक सिर्फ सी बी और एफ एस डैश की वैल्यू मालूम की। अभी मैंने कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स मालूम करना है, तो उसका फार्मूला है 0.85। विटनी ने ये फार्मूला दिया 0.85 एफ डैश सी या फिर बी ए बी। तो बी की जगह क्या यूज़ होगा, बी की जगह 12 यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बी ये होगा बल्कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये 12 इंचेस है और ये 20 इंचेस है, और हम लोगों ने एक साइड लेना है, एक साइड को स्टडी करना है। तो एक साइड को मैं स्टडी कर रहा हूँ, या आप इस तरह समझ लें कि मैं इस साइड को स्टडी कर रहा हूँ और मैंने लेना है बी। आप इस तरह भी कह सकते हो, बी की जगह एच ले सकते हो। तो एच क्या है, ये 12 है, तो मैंने 12 यूज़ करना है, ना कि ये 20, क्योंकि इससे पहले जो सिंगली रिइंफोर्स बीम था उसमें भी इस तरह होता था और एच यहाँ पे होता है, जबकि ये जो कॉलम है यहाँ पे हम लोग सारे डायमेंशन ये एच है, यहाँ पे फिर डी है, फिर सी है, जबकि कॉलम में फिर जो बीम है उसमें इस तरह नहीं होता था, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एच थी, फिर यहाँ पे स्टील थी, तो स्टील के सेंटर से लेकर यहाँ तक डी थी। तो इसको बिल्कुल रोटेट किया है, तो रोटेट करने की वजह से यहाँ पे बी मेरा ये यूज़ होगा, 12 यूज़ होगा। तो ये याद रखना, इसका कंसेप्ट ये है कि क्यों यूज़ हुआ। तो कंप्रेसिव स्टील का कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट मालूम करेंगे, तो सी इज़ इक्वल टू वही जो फार्मूला मैंने बताया 0.85 मल्टीप्लाई बाई एफ डी सी, जो कि 4000 PSI है, या 4 की SI है, 8.76 ए की वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की है, और 12 जो कि बी की वैल्यू है 12। तो मुझे मिल गई कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट 357 की वैल्यू मिल गई। तो मुझे फोर्स की वैल्यू मिल गई, लेकिन मैंने यूज़ करना है वो जो इक्वेशन थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कौन कौन से इक्वेशन यूज़ होंगे स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम में या इसेंट्रिक कॉलम की एनालिसिस के लिए। वो 3 इक्वेशन थी। तो सबसे पहले पी बी इज़ इक्वल टू बराबर होगा 0.85 एफ डेट सी ए बी प्लस कंप्रेसिव फोर्स ऑफ स्टील एफ एस डैश ए एस डैश माइनस फिर टेंसाइल फोर्स जो थी एफ एस ए एस। तो ये मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि मैंने ये देखना है कि ये स्टील ईल्ड कर रहा है या नहीं, यानी जो कंप्रेशन में स्टील मैंने प्रोवाइड की वो ईल्ड कर रहा है या नहीं।
तो वो मैंने यूज़ करना है। तो ये जो या तक हम लोगों ने टेंशन फेलियर और कंप्रेशन के फेलियर के लिए सी की वैल्यू भी मालूम करनी है, ए की वैल्यू भी मालूम करनी है और ये चेक भी करना है। तो ये याद रखना, तीनों में फिर सेम होगा। फार्मूले कुछ अलग होंगे लेकिन जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो मैंने पी वी की वैल्यू मालूम करनी है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि किस तरह आया। इसेंट्रिक कलम के एनालिसिस का बाकायदा गवर्निंग फार्मूला है लोड के लिए। तो कंक्रीट का स्ट्रेस मैंने फोर्स मैंने मालूम किया 3, यानी ये सारी वैल्यू मैंने मालूम की है। इसकी जगह मैंने 357 पुट किए। फिर जो कि एफ एस डैश कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स यील्ड कर रहा है 65.9 आ रहा है, तो मैंने 60 पुट करना है, क्योंकि अगर यील्ड कर रहा है तो मैंने एफ वाई यूज़ करना है एफ एस डैश की जगह। अगर यील्ड नहीं कर रहा है तो मैंने एफ एस डैश की जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाए, यानी 60 से कम होगी तो वही मैंने पुट करना है। फिर ए एस डैश की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में पहले मेंशन था कि मैंने समझाया कि ये आपने क्या रखना, ये लफ्ज़ याद रखना। यहाँ पे देख ले, क्वेश्चन में था कि जो कि 1 इन ईच कार्नर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा 1 इन ईच कार्नर का मतलब क्या है, कि हर कार्नर में एक स्टील यूज़ होगा। तो इसका मतलब तो ये था। अभी यहाँ पे इसका यूज़ किस तरह होगा, यहाँ पे देखे कि ए एस की जगह मैंने प्रोवाइड करना है कौन सा था, 9 नंबर बार था। तो 9 नंबर का एरिया क्या था, 1 इंच स्क्वायर है। तो मैंने क्या करना है, हर कार्नर में एक एक स्टील है। तो इसका मतलब है जो इस तरह बीम कॉलम है, यहाँ पे 20 स्टील 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 है। तो अगर इस कार्नर यानी ये इस हिस्से को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक स्टील है, यहाँ पे भी एक स्टील है। इसका एरिया भी 1 इंच स्क्वायर है, इसका एरिया भी 1 इंच स्क्वायर है, क्योंकि ये 9 बार का स्टील है। तो मैंने इन दोनों को यानी ए एस की जगह मैंने क्या लेना है, कंप्रेशन जो स्टील है वो 2 स्टील है, तो उसकी जगह मैंने 2 पुट करना है। 2 इंटू ये एरिया, यानी जितने भी कंप्रेशन बार की स्टील है उसको जितने भी बार एरिया है, जो भी एरिया है उसको सिर्फ नंबर, जितने भी नंबर्स कंप्रेशन में है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो टेंसाइल के लिए भी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एरिया ऑफ जो स्टील है। तो मैंने वही मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखे 357 तो वो कंक्रीट का आ गया। अभी एफ एस डैश की जगह 60 आ गया। फिर ए एस डैश की जगह क्या आ गया, 2 इंटू 1, यानी जो कि 2 बार है। 2 बार को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ 9 बार, तो मुझे 2 मिल जाएगा। उसी तरह सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी इस बार के लिए भी किया, यानी इस स्टील के लिए भी किया। एफ एस ए एस, एफ एस की वैल्यू क्या है, एफ एस की वैल्यू है 260 और ए एस की वैल्यू क्या है, उसी तरह 2 बार है कॉलम की एंड में कंप्रेशन टेंशन एंड में, तो 2 इंटू एरिया बार 1 है तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। जो भी एरिया हो आपने वही लेना है। या फिर इस क्वेश्चन के मुताबिक 9 नंबर बार था तो 9 नंबर बार का एरिया है 1 इंच स्क्वायर है, तो मैंने वही पुट की। अभी सारे ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पी बी की वैल्यू मिलेगी 35 की। तो मुझे यानी मैंने क्या फाइंड की, पी बी की वैल्यू फाइंड की। अभी मैंने एम बी की वैल्यू मालूम करना है, यानी बैलेंस फेलियर पे मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए भी मैंने फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, वही यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ें गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। तो इसमें एक गलती है वो आपने याद रखनी है कि यहाँ पे फिर प्लस है, माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ये याद आने के लिए मैंने प्रोवाइड की कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मिस्टेकली माइनस लिखा है जो कि गलत है। फिर नीचे कैलकुलेशन में दोबारा सही की है, ये गलती है। तो ये हम लोगों ने कंक्रीट का जो फोर्स था वो हम लोगों ने कैलकुलेट की 357 थी। तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी न्यूट्रल एक्सिस से h/2 माइनस a/2। तो h की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन, तो वही वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे एफ एस डैश की वैल्यू कितना है, 60 है। ए एस डैश की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 2 है। और h/2 की वैल्यू भी गिवन है, डी डैश की वैल्यू भी गिवन है, ये मैंने पुट की। फिर प्लस एफ एस की वैल्यू भी गिवन है 60 और ए एस की वैल्यू भी गिवन है, डी माइनस h/2 की वैल्यू भी गिवन है। तो सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई और जमा करने के बाद मुझे एम बी की वैल्यू मिलेगी 3806 किप इंच। फिर मैंने किप इंच को
फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना है, 317 के फीट आ गया। तो ये एम बी की वैल्यू मालूम की, यानी यहाँ तक मैंने क्या मालूम की, पी बी और एम बी की वैल्यू मालूम की, यानी सिर्फ बैलेंस फेलियर के लिए एम और पी बी की वैल्यू मालूम की। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट मालूम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह होगा इसेंट्रिसिटी, तो वो सिर्फ इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है E इज इक्वल टू एम बी, यानी एम बी डिवाइडेड बाई पी बी। दोनों की वैल्यू मिल गई। एम बी की वैल्यू क्या है 317 की फीट है और पी बी की वैल्यू क्या है 35 की फीट। इन दोनों को डिवाइड करना है, मुझे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी फीट में। तो ये इसेंट्रिसिटी यहाँ पे भी मालूम कर सकते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में कहा है कि टेंशन फेलियर रीजन में एम और पी बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करें। तो इसके लिए मैं जल्दी से कैलकुलेशन आप लोगों के लिए करवाऊंगा कि टेंशन फेलियर कहाँ पे होगी, जहाँ पे सी की वैल्यू सी बी से लेस हो। तो वो कितने ले लें वो आप पे डिपेंड करता है कि चाहे आपने 10.3 लास्ट रेंज है तो आपने चाहे 7 लेनी है, 5 लेनी है, 4 लेनी है, जितने भी लेनी है वो आप पे मुनसर है, लेकिन कम लेनी है। तो वो फिर रीजन कौन सा होगा, टेंशन फेलियर रीजन होगा इसेंट्रिक कॉलम में। तो वही वैल्यू मैंने यूज़ करनी है। फिर इसका एल्डिंग भी चेक करना है मैंने, वही फार्मूला यूज़ होगा ई स्ट्रेन इन कंक्रीट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू ये क्या है सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी। सी मैंने क्या लिया 5 लिया, आप डिफरेंट भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 लिया तो मुझे एफ एस डैश की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 43.5 के बराबर है। इसका क्या मतलब है, एफ वाई से क्या है लेस है, तो इसका मतलब है कि जो स्टील है वो टेंशन स्टील है। अगर सी की वैल्यू इतनी हो तो फिर टेंसाइल कंप्रेशन जो स्टील है वो ईल नहीं कर रहा है। तो ईल नहीं कर रहा है तो मैंने जो मोमेंट का लोड का एक गवर्निंग इक्वेशन है उसके एफ एस डैश की जगह मैंने यही वैल्यू पुट करनी है। अगर चाहे ईल कर रहा हो तो मैंने 60 यूज़ करनी है, अगर ईल नहीं कर रहा हो तो जो भी वैल्यू ये आ जाए वही मैंने यूज़ करनी है। तो उसी तरह जो गवर्निंग इक्वेशन है वही यूज़ करेंगे। तो ये क्या है P173, ये कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स मालूम किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन किए। तो यानी यहाँ पे कैलकुलेट किए तो हम लोगों ने सी की वैल्यू मालूम की। फिर सी की वैल्यू से हम लोग ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, किस तरह, बीटा इंटू सी। तो बीटा की वैल्यू 0.85, सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 4.25 इंच मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फोर्स ऑफ कंक्रीट क्या है 0.85 एफ डैश सी इंटू एफ डैश सी इंटू ए और बी, जो कि ए मैंने कैलकुलेट की, बी भी कैलकुलेट की। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद मुझे कंक्रीट का फोर्स मिल गया 173 किप मिल गया। फिर इसी गवर्निंग इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 173 क्या है, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट है, और एफ एस डैश ए एस डैश यानी एफ एस डैश ए एस डैश क्या है 2 into 1 है। एफ एस डैश क्या है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की 43.5 यानी 60 से लेस है, इसका मतलब ईल नहीं कर रहा, तो मैंने यही वैल्यू पुट करनी है। तो और बाकी क्या है एफ एस ए एस, तो ये इसकी जगह 60 पुट करना है, ए एस वही 2 into 1 पुट करना है। या फिर एफ एस की जगह मैं ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन एफ एस डैश के लिए की है। तो मुझे पी एन की वैल्यू मिल गई, यानी टेंसाइल रीजन में लोड की एक्सियल लोड की वैल्यू मिल गई, जो कि 143 किप है। इसी तरह मैंने मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। मोमेंट की वैल्यू सारी लोड की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की 173, 43.5 और यानी मल्टीप्लाई करने के बाद और 16 to 2 फिर मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई और ऐड करना, मल्टीप्लाई और ज़रा ऐड करने के बाद मुझे एम बी की वैल्यू मिलेगी, यानी टेंशन फेलियर रेंज में एम बी की वैल्यू मिलेगी। तो वही डिस्टेंस यूज होंगी। गवर्निंग जो इक्वेशन है एक ये है और एक ये इक्वेशन है, जो कि लास्ट लेक्चर में इसेंट्रिक कॉलम के एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में मैंने बनाया और फार्मूला ये डिराइव किए थे कि किस तरह है। तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए वही ये H/2 - A/2 यूज़ किया है,
एफ एस डैश ए एस डैश के लिए h/2 माइनस डी डैश पुट किया है और एफ एस ए एस की जगह उसके साथ d माइनस h/2 यूज़ किया है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मोमेंट की वैल्यू मिलेगी 243 फीट किफ। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू मिल गई। ये क्या है, PM की वैल्यू मिल गई टेंशन फेलियर पे, यानी टेंशन फेलियर जो रेंज है वहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल गई P और M की एक्सियल लोड और मोमेंट की, जिसकी 20 इसेंट्रिसिटी मालूम कर सकते हैं। वो भी किस तरह, MM को डिवाइड करना है PM पे, तो मुझे इसेंट्रिसिटी वैल्यू मिलेगी टेंशन फेलियर रेंज में इस जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ से लेकर ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है वो भी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट की है। ये मेरे ख्याल से की है, ये इसी का की है कि इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा जो कि मैंने बताया, और इसेंट्रिसिटी आया 20.83 इंच आया। और अभी मैंने कैलकुलेट करनी सी जो पार्ट थी, तो सी पार्ट में क्या कहा गया था कि कंप्रेशन फेलियर में भी आप M और P की वैल्यू मालूम करें। तो कंप्रेशन फेलियर में फिर क्या होगा, मैंने C लेना है, CB से ग्रेटर लेना है, तो C लेना है CB से ग्रेटर, तो फिर वो रीजन कहलाएगा कंप्रेशन फेलियर रीजन कहलाएगा। तो CB वैल्यू 10.83 से मैंने ज़्यादा लेनी है, यानी CB की वैल्यू जितने भी थी उससे मैंने ज़्यादा लेनी है। तो यहाँ पे ली है यानी CB की वैल्यू ली है मुख्तलिफ, तो 10.3 से यानी CB से आपने C की वैल्यू ज़्यादा लेनी है, तो 10.3 रेंज है उससे ज़्यादा वैल्यू लेनी है। तो आप 14 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो। यहाँ पे 18 यूज़ किया है, यहाँ पे हम लोग कुछ समझा रहा है कि 18 की यूज़ है। आसान कैलकुलेशन है कि 15 यूज़ करें तो फिर आसानी होगा, लेकिन यहाँ पे D जो है हम लोग के पास D वो 17 पॉइंट समथिंग आया है, यानी D की वैल्यू हम लोगों के पास 17 पॉइंट समथिंग आया है, D की वैल्यू 17.5 आया है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस बार का जो वेट है यानी न्यूट्रल एक्सिस जो लिया है वो D से भी अबव है, यानी उस D को भी अपने अंदर ले रहा है, यानी 18 ले रहा है। C की वैल्यू 18 ले रहा है। फिर इस हम लोगों ने A की वैल्यू मालूम करनी, वही सेम उसी तरह के स्टेप है कि 0.85 को मल्टीप्लाई करना है C से। C की वैल्यू 18 है, तो उसे मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे A की वैल्यू मिल गई 15.3। फिर मैंने कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट मालूम करना है 0.85 एक बेसली AB की वैल्यू वगैरह मल्टीप्लाई करने के बाद 624 की मिल गई मुझे। कंप्रेशन फेलियर में एक्सियल लोड की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने इसका जो स्टील लग रहा है, टेंसाइल जो स्टील है वो इल कर रहा है या नहीं, तो कंप्रेशन स्टील जो लग रहा मैंने डाला है वो इल कर रहा है या नहीं। FS = EU ES D - C, ये फार्मूला मैंने यूज़ करना है। ये फार्मूला बाकी जो जहाँ पे जो फार्मूले हम लोगों ने यूज़ किए उससे मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे वैल्यू सारी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे FS की वैल्यू मिल गई -2 की SI। इसका क्या मतलब है, माइनस में किस तरह आया, तो इसका मजरा ये है कि इसीलिए 18 लिया। आप 15 भी ले सकते हो, लेकिन ये मुझे कुछ समझा रहा है, हम लोगों को समझा रहा है कि -2 की SI क्यों आया और ये वैल्यू इतनी यानी ज़्यादा क्यों ली, D से भी C की वैल्यू ज़्यादा ली। तो इसका मजरा है कि यह -2 की SI यानी जो टेंसाइल यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, क्या चेक किया, टेंसाइल पे जो टेंसाइल स्टील है उसको मैंने चेक करना है। तो उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वो इल्ड कर रहा है या नहीं। तो यानी बाकी जो कंडीशन में उसमें हम लोगों ने सिर्फ कंप्रेसिव यानी कंप्रेशन में जो स्टील प्रोवाइड की उसको हम लोग चेक कर रहे थे वो इल्ड कर रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन फेलियर में जब C D से भी ज़्यादा हो यानी इफेक्टिव डेप्थ से भी C की वैल्यू ज़्यादा हो, तो फिर मैंने चेक करना है FS- यानी उसके लिए चेक करना है, टेंसाइल स्टील के लिए मैंने चेक करना है जो कि -2 की SI आई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंशन पे मैंने स्टील प्रोवाइड की वो भी कंप्रेशन में यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है।
फिर मैंने चेक ये भी करना है कि जो कंप्रेशन स्टील है वो यील्ड कर रहा है या नहीं। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो यील्ड कर रहा है, तो वही उसका फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें एडिशन ये है कि ये भी चेक करना है हम लोगों ने। तो मैंने ये वैल्यू बाकायदा पुट की तो 75 आई, इसका मतलब है ये यील्ड कर रहा है। तो फिर पी एन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, तो पी एन का फार्मूला वही फार्मूला होगा, लेकिन फार्मूला तो वही होगा 624, यानी कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स जो कि 0.85 F-C AB। वही वैल्यू पुट करने के बाद मुझे 624 मिल गई, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। और फिर प्लस FS डैश AS डैश होगा, तो यहाँ पे FS डैश AS डैश मैंने कैलकुलेट की। FS डैश की वैल्यू कितनी थी, यील्ड कर रहा था, तो मैंने क्या है 75 60 से ज़्यादा है, तो मैंने 60 लाना है, क्योंकि मुझे लास्ट जो ग्रेड मैंने यूज़ करना है वो 60 यूज़ करना है। तो 60 इंटू AS डैश क्या होगी, वही 12 9 डाई का 12 है, तो एरिया क्या होगा 1 होगा, और कंप्रेशन में 2 स्टील लग रहे हैं, तो 2 इंटू 1, तो मुझे ये एस डैश FS की वैल्यू मिल गई। फिर यहाँ पे जहाँ पे इक्वेशन था कि गवर्निंग जो इक्वेशन था माइनस FS AS भी उसी इक्वेशन में था, गवर्निंग इक्वेशन फॉर एक्सियल लोड फॉर इन इसेंट्रिक कॉलम, तो माइनस FS AS था। तो यहाँ पे FS की वैल्यू क्या है -2 KSI, यानी इसको मैंने चेक किया, ये यील्ड नहीं कर रहा है, तो जब यील्ड नहीं कर रहा तो मैंने वही वैल्यू लेनी है। तो -2 KSI, तो मैंने यहाँ पे -2 KSI पुट करना है, तो ये फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह किया कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, +2 KSI, फिर 2 क्या आया, ये जो स्टील मैंने प्रोवाइड की उसका एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 आ गया। पी एन की वैल्यू मुझे 748 मिल गई। फिर मैंने एम एन की वैल्यू भी इसी तरह कैलकुलेट करनी है, लोड वगैरह मैंने कैलकुलेट की, सिर्फ डिस्टेंसी से मल्टीप्लाई करना है, जो गवर्निंग इक्वेशन फॉर मोमेंट इन इसेंट्रिक कॉलम है वो यूज़ करना है। तो मुझे मोमेंट की वैल्यू मिल गई 195 फीट मिल गई। फिर मैंने इसेंट्रिसिटी भी मालूम किया, किस तरह के एम एन को पी एन से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मुझे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई। यानी मैंने 3 रीजन के लिए लोड और मोमेंट की वैल्यू फाइंड की, एक बैलेंस फेलियर के लिए, एक टेंशन फेलियर के लिए, एक कंप्रेशन फेलियर के लिए, रीजन के लिए। अभी मैंने चेक करना है कि थर्ड डी पार्ट में कहा कि एक्सियल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इफ इसेंट्रिक लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू इन्फिनिटी, यानी सी अगर इन्फिनिटी हो, यानी हम लोगों को मालूम नहीं हो, ज़्यादा हो, तो फिर ई क्या होगी 0। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की नहीं है लोड की और मोमेंट की, तो मोमेंट की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी, मैंने कैलकुलेट ही नहीं करनी है, और सिर्फ लोड की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है। या इनफाइनाइट आप ये भी ले सकते हो कि यहाँ पे मैंने मोमेंट मुझे मालूम ही नहीं होगा, 0 के बराबर होगा, तो मैंने पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो, यानी ये फासला ओरिजिन से वो 0 होता है, या पे वाई एक्सिस पे फासला क्या है 0 है, तो यानी मैंने अभी ये इक्वेशन यूज़ करना है अगर इस तरह की कंडीशन था। तो 0.85 FS डैश AG मैंने ग्रॉस एरिया यूज़ करना है, FY AS एरिया ऑफ स्टील। तो ग्रॉस एरिया क्या था, जो भी कॉलम था उसका क्रॉस सेक्शनल में 12/20 था, तो 20/12 था, तो मैंने वही यूज़ किया। फिर मल्टीप्लाई बाई 0.F-C से मल्टीप्लाई किया 0.85 से, फिर प्लस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्टील क्या था 60 KSI, और AS क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ बार कॉलम में थे क्रॉस सेक्शन में, तो 4 थे, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू एरिया पर 9 बार क्या था 1 था, तो 4 इंटू 1, तो मुझे लोड की वैल्यू मिल गई 1056 लोड की वैल्यू मिल गई। तो सबसे पहले मैंने अभी डायग्राम ड्रा करना है, तो डायग्राम ड्रा करने के लिए इसेंट्रिसिटी 0 है और मुझे मिल गई। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्केलिंग करने के बाद 1056 को मैंने प्लॉट करना है, यानी यहाँ पे मैंने प्लॉट डायग्राम यानी ये पॉइंट मैंने लोकेट की। फिर मैंने बैलेंस फेलियर के लिए भी MN और PN की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ पे कुछ आ रही थी डायग्राम के मुताबिक, तो मैंने यहाँ पे
पी बी की वैल्यू 357 है जो कि मैंने पहले कैलकुलेट की, और एम एन की वैल्यू 317 है जो भी मैंने बैलेंस फेलियर के लिए कैलकुलेट की, यहाँ पे पॉइंट आई। फिर बैलेंस फेलियर के लिए बी एम एन और पी एन की वैल्यू मालूम की, यहाँ पे मैंने पॉइंट लोकेट की। फिर टेंशन फेलियर के लिए भी एक पॉइंट आई। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, इन सब को मिलाना है, यहाँ पे पहुँच जाए। फिर मैंने फ्री हैंड स्केच के यहाँ पे इस तरह करना है। तो यहाँ पे जब ये इसको टच करे तो फिर ये मेरा स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम बन गया, और मैंने ये वैल्यू इस इंटेंसिटी को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम था एक टिपिकल कॉलम के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज दी गई थी, तो मैंने स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम बनाया कि किस तरह डायग्राम यूज़ होगा। इसका मैं शॉर्ट खुलासा बताऊंगा। इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें चाहिए। एक तो बैलेंस फेलियर के लिए एम और एन लोड और मोमेंट की वैल्यू, फिर कंप्रेशन फेलियर के लिए, फिर टेंसाइल फेलियर के लिए क्या चाहिए, एम और लोड की वैल्यू चाहिए, मोमेंट और लोड के लिए की वैल्यू चाहिए। फिर लास्ट में हम लोगों ने ये भी मालूम करना है कि जब इसेंट्रिसिटी 0 हो तब लोड की वैल्यू क्या होगी। तो इन सब जो वैल्यू स्केलिंग करने के बाद वाई एक्सिस पे पी एन और एक्स एक्सिस पे एम एन की वैल्यू आएगी। स्केलिंग करने के बाद पॉइंट लोकेट करनी है, फिर इन सब को मिलाना है, इसेंट्रिसिटी रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम है। और फिर हम लोगों ने लास्ट जो पार्ट था उसमें स्टीरअप का डिटेलिंग दिया था। तो स्टीरअप का डिटेलिंग वही जो स्टीरअप का डिटेलिंग कॉलम के एनालिसिस और डिज़ाइन में यूज़ होता था कि 48 टाइम्स ऑफ डायाब मेन बार, यानी स्पेसिंग कितना देना है। तो 3 उसके फॉर्मूले थे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 48 टाइम्स ऑफ डायाब स्टीरअप या 16, दूसरा क्या था 16 टाइम्स ऑफ डायाब मेन बार। तो ये मैंने यूज़ करना है। और तीसरा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो 48 टाइम्स आप कौन सा स्टीरअप में यूज़ कर रहा हूँ 3/8, तो यह भी मैंने वैल्यू पुट की, तो 18 इंच आया। फिर 16 इंटू डायाब मेन बार का डाया क्या है 9/8 है, क्योंकि 9 नंबर में यूज़ करना हूँ। तो 1.128 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 18.05 देगा इंच। फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, 20 और 20 में लीस्ट कौन सा है 12 है, 20 और 12 में लीस्ट क्या है 12 है, तो वे मैंने यूज़ करना है। तो इन सब में से मिनिमम जो वैल्यू आ जाए वो मेरा स्पेसिंग होगा, ट्रांसफ़र स्पेसिंग होगा या ट्रांसफ़र डिज़ाइन होगा। तो ट्रांसफ़र डिज़ाइन कौन सा होगा 12 इंचेस होगा ट्रांसफ़र डिज़ाइन ऑफ दिस स्ट्रेंथ इंटरेक्शन कॉलम। और जो कि उन लोगों ने इसके लिए डायग्राम भी ड्रा किया और स्पेसिंग भी मालूम की कि इसका स्पेसिंग क्या होगा। सर मेनली फोकस क्या था कि स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।